दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एक भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। जर्मनी में आज दर्जा हरारत -7 है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ताकि मुझे अपनी आवाज़ में ख़राबी की वजह ना बताना पड़े। मौजू हमारे सामने है आज गद्दार जर्नैल और गद्दार जज। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो जुमला आज तक सियासतदानों, सहाफ़ियों, शायरों, अदीबों और फ़ौजी अशराफिया के नाक़दीन के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो है गद्दार। इस मुल्क में शायद ही ऐसा कोई सिविलियन हो जिसने किसी भी तरह कोई बड़ा काम किया हो, अवामी सतह पर मशहूर हो, मारूफ हो और वो गद्दार ना कहलाया गया हो। ये फ़हरिस्त सोहरवर्दी से शुरू होती है और फिर कहीं नहीं रुकती। खान अब्दुल गफ्फार खान, गद्दार। साईं जीएम सैयद, गद्दार। फातिमा जिन्नाह, गद्दार। मुजीबुर रहमान, गद्दार। अकबर बुगटी, गद्दार। अल्ताफ हुसैन, गद्दार। हत्ता के यहाँ तक कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ तक पर गद्दारी का पर्चा काटा जा चुका है। इस वक़्त इमरान खान भी ऐसे ही पर्चे का सामना कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी गद्दारी की तारीख़ का सबसे अहम पहलू ये है कि इनमें से हर किसी के खिलाफ बाकायदा मुहिम टीवी और अखबारात तक पर ज़र-ख़रीद सहाफ़ियों के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के मज़ामीन और तमाम तर बयानिए हत्ता के आम अफ़राद से मनवा लेने के बावजूद कि ये लोग गद्दार हैं, इनमें से किसी एक पर भी गद्दारी कभी साबित नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अहम और आज तक का अछूता और हैरानकुन वाक़या है कि एक शख़्स पर गद्दारी अदालत में साबित हुई और वो कोई और शख़्स नहीं, कोई सिविलियन नहीं, बल्कि एक फ़ौजी जर्नैल था। उस सज़ा की एक और ख़ास बात ये थी कि सन 2019 में जब ये सज़ा सुनाई गई, बदकिस्मती से उस वक़्त मुल्क पर इमरान खान की हाइब्रिड रजीम नाफ़िज़ थी। इमरान खान और उनकी काबीना पहले तो मुशर्रफ का ये केस लड़ते रहे और जब सेठ वक़ार समेत खुसूसी अदालत के दीगर जजों ने ये मुशर्रफ को संगीन गद्दारी की सज़ा सुना दी, तो उस वक़्त सोशल मीडिया पर तहरीक-ए-इंसाफ और अस्करी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मुहिब्बान ने सेठ वक़ार समेत के तारीख़ी फ़ैसला देने वाले जजों ही को गंदी और गलीज़ गालियों के साथ गद्दार करार दिया। बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई से कुर्बत रखने वाले जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने फ़ौरी तौर पर इस सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली और चंद ही दिनों में उस खुसूसी अदालत ही को कलअदम करार दे दिया जिसने ये सज़ा दी थी। यूं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक जर्नैल को गद्दारी का मुजरिम करार दिए जाने का तारीखी फैसला हुआ, लेकिन उसे हवा में उड़ा दिया गया। दोस्तों, एक होता है जुर्म और एक शय है गद्दारी। इसका फ़र्क जानना इंतहाई ज़रूरी है। किसी भी रियासत की फ़ालियत फ़कत उस वक़्त कायम रहती है जब वहाँ क़वानीन पर अमल हो और जहाँ कोई कानून टूटे तो रियासत उसे जुर्म करार दे और सज़ा सुना दे। मगर दस्तूर एक अलग शय है और दस्तूर शिकनी एक अलग तर्ज़ का जुर्म है। उसकी सतह, उसका लेवल अलग है। इसका मुवाज़ना किसी भी सूरत, किसी भी दूसरे जुर्म से किया ही नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर आप चोरी करते हैं, तो रियासत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको चोरी से मुताल्लिक़ कानून शिकनी पर चोरी की सज़ा दे देगी। आप कत्ल करते हैं, तो आपको शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कत्ल से जुड़ी और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन के तहत या उस कानून शिकनी के तहत आपको कत्ल की सज़ा सुना दी जाएगी। यानी क़वानीन का बुनियादी मकसद होता है शहरियों का तहफ़्फ़ुज़। दस्तूर का लेकिन बुनियादी मकसद रियासत का तहफ़्फ़ुज़ होता है। कोई शख़्स दस्तूर शिकनी करता है, तो रियासत अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे दस्तूर शिकनी यानी गद्दारी की सज़ा देती है। और अगर कोई शख़्स ये दस्तूर मुअत्तल करे या उसे मनसूख़ करे, तो ऐसी सूरत में वो गद्दारी नहीं, संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। यानी उसने रियासत की बका को संगीन तर्ज़ के खतरात से दो-चार किया है। इसीलिए तमाम मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे जराइम की सज़ा गैर मामूली तौर पर सख्त होती है, ताकि कोई सोचे भी नहीं। ऐसे जुर्म के सिलसिले में कौन-सी सज़ा दी जाए, इस पर बहस मौजूद है। ताहम इस पर कोई बहस नहीं है कि ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। किसी शख़्स के लिए जिस तरह सबसे मुक़द्दस दस्तावेज़ उसकी मुक़द्दस किताब, मज़हबी किताब या मज़हबी शख़्सियत होती है, रियासत के लिए सबसे मुक़द्दस दस्तावेज़ उसका दस्तूर होता है और कोई भी रियासत अपने दस्तूर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہاں ریاست کے دستور کو پامال کرنے والے یعنی ریاست کے اصل غدار اس غداری کی نشاندہی کرنے والوں کو غدار کہتے رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جو جس جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ مجرم خود اس جرم کے خلاف سب سے زوردار نعرہ بھی لگاتا ہے۔ یہاں ملک کی سلامتی کا نعرہ لگانے والوں نے ملک کی سلامتی کو پامال کیا، سیاست کی تکریم کا نعرہ لگانے والوں نے سیاست کو ذلیل کیا، انصاف کا نعرہ لگانے والوں نے عدالت اور انصاف کی تکریم کو برباد کیا، کرپشن کا نعرہ لگانے والوں نے پاکستانی تاریخ کی بدترین کرپشن کی۔ آج تک کی روایت یہی ہے کہ اس ملک میں جو کہہ رہا ہے اس کا الٹ کر رہا ہے۔ حال ہی میں پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پاکستان جمہوری تحریک کے نام ایک جو فراڈ ہوا ہے جمہوریت کے نام پر وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے پہلے نئے پاکستان کے نام پر ہونے والا جو ہائبرڈ رجیم طرز کا دو نمبری کا فراڈ تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیسا کمال کا واقعہ ہے کہ ایک ہی دن ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کے فیصلے کو بحال کیا ہے، ٹھیک اسی دن بدترین کرپشن اور ہیر پھر کے معاملے کا سپریم جوڈیشل کونسل میں سامنا کرنے والے اور پرویز مشرف کی غداری کی سزا کو ختم کر کے اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے والے جسٹس مظاہر نقوی نے استعفیٰ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کروڑوں کی کرپشن کے معاملے کا کچھ بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج تک کی روایت یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح غدار کو محب وطن اور محب وطن کو غدار کہنے کی روایت ہے، اسی طرح اس ملک میں بے قصور کو مجرم قرار دینے اور مجرم کو بے قصور سمجھنے کی روایت بھی موجود ہے۔ کم از کم پرویز مشرف کے فیصلے کی بحالی سے قبل تک تو یہی رہی ہے روایت۔ اس ملک میں تمام بڑے سیاسی رہنماؤں، صحافیوں، دانشوروں اور سماجی کارکنوں کو عدالتوں سے جعلی کیسز پر سزا دے کر مجرم بنایا جاتا رہا ہے، لیکن آج تک اس طرز کے کسی حقیقی مجرم کو سزا نہیں ہوئی ہے، خاص طور پر کسی جج یا جرنیل کو تو واقعی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ جنرل عاصم باجوہ المعروف پاپا جونز کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان دور میں اربوں کی کرپشن کا معاملہ ہمارے سامنے آیا، مگر کرپشن کے نام پر حکومت میں آنے والے عمران خان نے اس معاملے کو اس طرح ہوا میں اڑا دیا جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ روایت قائم رہی تو جسٹس مظاہر نقوی پر کرپشن کے الزامات کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، 2-4 روز شور مچے گا اور اس کے بعد سب بھول بھل جائیں گے کون عاصم باجوہ اور کون مظاہر نقوی۔ یہ سب تاریخ کے کوڑے دان میں تو جا رہے ہیں مگر انہیں انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا پا رہا، کم از کم آج تک ایسا نہیں ہوا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے ماضی کے داغ دھونے کا آغاز کر چکی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب وقتی میک اپ ہے اور اب سپریم کورٹ پرانے داغ دھونے کے نام پر ایک اور نیا اور زیادہ بھاری اور بھدا داغ اس عدالت کے چہرے پر مل رہی ہے؟ ہمیں ضرور بتائیں۔